अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। औषधीय फसल सेना की बुवाई और इसके उपयोग पर जानकारी। अच्छी पैदावार के लिए मिर्च की रोपाई और बाद के जरूरी प्रबंधन। गाय भैंसों में बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण पर जानकारी। औषधीय और संगंधीय फसलों की खेती अब बहुत से किसान करने लगे हैं, जिसके अंतर्गत आज सेना फसल की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये फसल औषधि के रूप में किस प्रकार उपयोगी है और इसकी बुवाई कैसे की जाती है, इन सभी विषयों पर जानकारी दे रहे हैं सीमैप लखनऊ के डॉक्टर सुदान सिंह। देखिए, सेना बहुत ही ज़्यादा मांग वाला औषधि पौधा है और इसकी बुवाई का जो असिंचित क्षेत्रों में समय है वो है जून और जुलाई, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे हमारे राजस्थान का क्षेत्र। लेकिन सिंचित जगहों में जहां पर इसकी खेती गर्मी की फसल के रूप में की जाती है, वहां पर इसका जो सही समय है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च। सेना एक औषधि पौधा है जिसे सोनमुखी के नाम से भी जानते हैं। इसके तैयार उत्पाद का प्रयोग कब्ज के उपचार के लिए किया जाता है, अतः इसकी खेती करके आप अधिक आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अधिक जल जमाव इसके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में गोबर की खाद उपलब्ध होने पर ही प्रयोग करें। साथ ही बुवाई के समय 50 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम DAP का प्रयोग करें। इसकी बुवाई के लिए इसके बीज होते हैं और आप ऐसे समझ लीजिए कि तरबूजे जैसे बीज होते हैं, लेकिन उनका रंग जो हरा होता है। 1 हेक्टेयर में बुवाई के लिए 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, इसका बीज कठोर होता है, इसलिए जब भी बुवाई करें बीज को 10 से 12 घंटे के लिए भिगो लें। तरबूजे के जैसे जो बीज हैं उनको 60 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो दिया जाता है। और कुल मिला के अगर ये पौधे रहते हैं तो इतने पौधे खेती के लिए पर्याप्त रहते हैं। अगर ऐसी संभावना हो असिंचित क्षेत्रों में कि पौधे कम जमेंगे तो बीज थोड़ा सा लाइन में 10-12 सेंटीमीटर की जगह 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिया जाता है। और फिर ज़्यादा पौधे अगर उग जाते हैं तो उनको उखाड़ के 25 दिन बाद जमने के बाद निकाल दिया जाता है। इसकी जो दूरी है 60 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी रुपाई द्वारा खेती संभव नहीं है, क्योंकि इसके पौधे को उखाड़ के नर्सरी में लगा के फिर दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता। ये जो है 2 दाली जो फसल होती हैं उनके समूह का पौधा है, इसकी सीधी बुवाई ही की जाती है। ऐसा है, इसका जो उत्पादन है वो है इसके फलियों के छिलके और पत्तियां, जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर छिलकों की बात की जाए तो एक कटाई में 15 से 20 कुंटल छिलके आराम से पैदा हो जाते हैं बहुत अच्छी फसल में। लेकिन
अगर पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा हो जाती हैं। अगर 2 कटाई ली जाए तो इसकी उपज और बढ़ जाती है। फसल तैयार होने में लगने वाले समय की बात करें तो 120 दिन में पत्तियों का उत्पादन मिलने लगता है। यदि फलियों के उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 150 दिनों में प्राप्त होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गर्मी में उत्पादन लेने के लिए जो किसान मिर्च की नर्सरी लगाए हुए हैं वो अब रोपाई की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आगे आने वाले समय में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे में अच्छी उपज के लिए रोपाई से लेकर खड़ी फसल के प्रबंधन में विशेष प्रबंधनों की जरूरत होगी, जिस पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर दुर्गेश सिंह। किसान भाइयों, मिर्च की खेती आप किस प्रकार से करेंगे इस मिर्च में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पौधशाला में अपनी पौध डाल रखी है और पौध डालने के बाद आपकी पौध जब 30-35 दिन की हो जाती है और उसमें 5-6 पत्तियाँ आ जाती हैं तो वो पौधा आपकी रोपाई के लिए खेत की तैयार हो जाती है और उसको आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे पौधा उखाड़ा जाए। तो पौधा उखाड़ने से पहले आप जब खेत को तैयार कर लेते हैं तो तैयार खेत करने के बाद आप जो पौधशाला में पौधा आपकी पड़ी हुई है वहाँ पर एक आप हल्की सिंचाई करें, जिससे पौधा उखाड़ने में आसानी होती है। सूखे में कभी कभी पौधा उखाड़ने पर क्या होता है कि पौधे की जड़ें टूट जाती हैं और जड़ें टूटने से बाद में फिर पौधे सूखने की संभावना अधिक रहती है। अब बात आती है कि आप कैसे खेत तैयार करेंगे। तो जो आपका खेत खाली हो जाता है तो उसमें आप एक जुताई मिट्टी पटकने वाले हल से करिए, 3-4 बार हैरो पाटा चला करके खेत को समतल कर लीजिए और समतल करने के बाद ये ध्यान रखें कि उस खेत का जो चुनाव आपने किया है मिर्च के लिए उसमें जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। खेत जो है पानी के साधन के नज़दीक होना चाहिए और मिट्टी उसकी दोमट या बलुई दोमट हो तो बहुत अच्छी है, जिसका पीएच मान आपका 6.5 से 7.2 के मध्य में हो तो इसमें आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। खेत तैयार करने के लिए इसमें गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तुत की जाती है और इसको आप जो है पौधे रोपण से 10-15 दिन पहले खाली खेत में ही मिला करके और मिट्टी में भली भांति मिला दीजिए और उसके बाद फिर उसमें आप रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं, जिसमें से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर हम संस्तुत की जाती है इसकी, जिसमें से आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटास खेत की अंतिम जुताई के समय पर डाल दें और शेष बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट करके एक भाग 30-35 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में और दूसरा भाग 60 से 65 दिन की अवस्था पर फूल आने की अवस्था पर इसे खड़ी फसल में दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम उर्वरकों का चयन करके उनको अलग अलग समय पर देते रहते हैं। अब बात आती है खेत में रोपाई की। तो इस प्रकार से खेत को जब आप हैरो पाटा चला करके बराबर कर लेते हैं तो उसमें फिर आप जहाँ ज़्यादा बढ़ने वाली प्रजाति है तो उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधों की रोपाई करें। जैसे हमारी पंसी-1 प्रजाति है, ये काफ़ी बढ़ती है। पूसा ज्वाला, NP46 या पूसा सदाबहार, इस तरह की प्रजातियाँ हैं। LCA 206, GCA 283, काशी, अनमोल, बहुत सारी प्रजातियाँ इसकी मिर्च की हैं। इस तरह की जो कम बढ़ने वाली प्रजाति है इनको 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना करके कतारों में 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी पर ही रोपाई की जाती है। रोपाई के
करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पौधशाला से पौधे उखाड़ते हैं तो उन पौधों को उखाड़ने के बाद में उनकी जड़ों को साफ पानी से धोइए, और धोने के बाद जो समान आकार के पौधे हैं उनको आप छांट के अलग कर लें, और जो छोटे पौधे हैं उनको छांट करके अलग कर दें। और उसके बाद उस पौधे की जड़ों को साफ पानी से धो करके 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या डायथेनियम 45 का किसी का भी घोल बना करके उपचार कर लेते हैं। तो उपचार करने के बाद फिर इनकी रुपाई करते हैं, और ये ध्यान रखें कि जितना पौधे का भाग हमारा पौधशाला में था उतना ही भाग खेत में भी रहना चाहिए। जब पौधे की आप रुपाई कर देते हैं, रुपाई हमेशा ठंडे मौसम में करें, जब थोड़ा सा बदली का मौसम हो या शाम के समय पर 3 बजे के बाद करें। तेज धूप में कभी भी रुपाई नहीं करनी चाहिए। रुपाई के 1 सप्ताह के बाद जो पौधे बढ़ जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे पौधे आप लगा दीजिए, और फिर हल्की सिंचाई पौधे में कर दीजिए। इस प्रकार से आप पौधों की रुपाई कर सकते हैं। अब आती है बात सिंचाई की, तो ये ग्रीष्मकालीन महीना है, तो इस समय जब प्रारंभ में तो 7-8 दिन अंतर पर सिंचाई करते रहें। बाद में जब पौधे स्थापित हो जाते हैं तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर इनकी सिंचाई करते रहें, और लगभग 60% दिन की अवस्था पर फूल आना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी में सिंचाई 5 से 7 दिन के अंतराल पर करनी पड़ती है, जिस पर अधिक खर्च होता है। इसलिए यदि आप खेत में पलवार यानी कि मल्चिंग कर दें तो सिंचाई का अंतराल तो बढ़ेगा ही, साथ ही खरपतवार भी कम उगेंगे। मल्चिंग के लिए आप पुआल, सूखी पत्तियां या किसी अन्य कृषि अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और दूसरी समस्या है खरपतवारों की, तो खरपतवारों में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। और किसान भाई ध्यान रखिए, यदि आपने खरपतवारों को समय से नहीं निकाला तो इससे 70 से 80% की हानि हो जाती है। आहू की समस्या आती है, थ्रिप्स की समस्या आती है, और सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है, और ये तीनों ही कीट रस चूसने वाले कीट हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप मेटासिस्टाक या रोगर दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करते रहें, तो इससे आप कीड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। और जो काट करके पत्तियों को नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, सूढ़ियाँ होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप क्लिश कार्बोराइल दवा या एमिडाक्लोर उसको आप छिड़काव कर सकते हैं 0.1% से 0.15% तक इसका घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। बीमारियों में मुख्य समस्या एक तो पर्ण धब्बा रोग की होती है, इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 0.2% का घोल बनाइए और उसका छिड़काव कर दीजिए। और कभी कभी जो है एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है, तो उससे बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा बहुत अच्छी है, इसका छिड़काव आप 15 दिन के अंतर से करते रहेंगे तो इस रोग से आपको बचाव हो सकता है। तीसरी समस्या होती है पर्ण कुंचन की, ये विषाणु के द्वारा होता है, और विषाणु सफ़ेद मक्खी जो होती है बहुत छोटी होती है, उसके द्वारा फैलाया जाता है, जो एक पौधे का रस चूस के दूसरे पौधे पर पहुंचाती है। तो इससे बचाव के लिए आप रोगर या मेटासिस्टाक दवा का, जैसा मैंने आपने बताया, उसको छिड़काव करते रहेंगे तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। कभी कभी किसान भाइयों मिर्च में फूल और फल गिरने की समस्या आ जाती है, तो उसके निदान के लिए बाज़ार में प्लानोफिक्स दवा मिलती है, उसकी आप 4 ml दवा 4.5 लीटर पानी में घोल करके बनाते हैं तो 40 ppm का घोल बन जाता है, और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और नहीं, दूसरी एक दवा है 2,4-D रसायन, ये सोडियम साल्ट बाज़ार में मिलता है, इसकी 1.25 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, और उस 1 लीटर पानी को फिर 500 लीटर पानी में घोल दीजिए, तो ये 2 ppm का सोल्यूशन बन जाता है। और इसका छिड़काव आप फूल आने की अवस्था पर, और दूसरा छिड़काव जो है पहले छिड़काव के 20 दिन बाद कर देते हैं, तो इससे फूल गिरने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। इस तरह से किसान भाइयों आप करते रहेंगे तो आपकी 80 से 85 दिन के बाद आपको इसके फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे प्रजाति के अनुसार। यदि बीज के लिए पकाना है तो आप उनको पूर्णतः पक जाएं बीज को, उसके बाद तब लाल हो जाएं फल, उस समय इनका तोड़ाई करिए। तो इस तरह से आप इसकी ठीक से देखभाल करेंगे, सभी कार्य समय पर करेंगे, तो आपको 1 हेक्टेयर खेत से 110 से लेकर के 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरे फलों और लाल फलों के रूप में पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
उत्पादन में अपना देश विश्व में प्रथम स्थान पर है और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दुधारू पशुओं के आहार और आवास के साथ साथ इनको होने वाली बीमारियों से भी बचाया जाए। तो आज हम आपको इन दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा टीका कब लगाया जाए, तो इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर पीपी सिंह से। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां एवं उनके टीकाकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप लोग जैसा जानते ही हो कि अभी सर्दी का मौसम लगभग खत्म होने वाला है, फरवरी माह खत्म होने को है। तो इस समय जो पशु में बीमारी हो सकती है उनके बारे में संक्षेप में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पशुओं में सर्दी के मौसम में खुरपका मुंहपका बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसको एफएमडी बीमारी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। तो जहाँ तक इस बीमारी की बात है तो इसमें जो सबसे मुख्य गौर करने लायक बात है वो ये है कि एक तो ये बीमारी 2 साल से बड़ी उम्र के पशुओं में बहुत तेजी से फैलती है और सामान्यतः उन्हीं को प्रभावित करती है। इस बीमारी के अगर लक्षणों की बात करें तो प्रभावित पशु जो रहता है उसके मुंह में छाले बन जाते हैं, और मुंह में छाले बनने के बाद जब कभी वो चारा वगैरह खाने से फूट जाते हैं तो पानी बहने लगता है। इसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसके पशु के पैरों में भी छाले बन जाते हैं, और पैरों में जो छाले बनते हैं वो जब फूटते हैं तो उनसे भी पानी बहता है और उनमें भी लाल रंग हमको दिखाई देता है शुरू की अवस्था में। बाद में धीरे धीरे ये छाले ठीक होने लगते हैं। तो कुल मिला के पशु मुंह में छाले की वजह से खाना पीना बंद कर देता है और पैर के छालों की वजह से वो चलना फिरना बंद कर देता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा पशु बीमार होकर एक जगह पे पड़ा रह जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण और ख़राब बात इस बीमारी में वो ये है कि इस बीमारी से पशु का जो दूध उत्पादन है वो लगभग 30 से 40% कम हो जाता है और परमानेंट कम होता है। तो इस परिस्थिति में अपने को ये देखना है कि यदि पशु हमारा बीमार हो गया है तो उसको सबसे पहले अन्य पशुओं से हमें अलग कर देना चाहिए। अलग करने के बाद में इसका सिम्टोमेटिक उपचार अपन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वायरस पर डायरेक्ट अटैक करने वाली कोई भी ड्रग या दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए हम लक्षणों के आधार पर इसमें उपचार करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई पशु चिकित्सक देते हैं। उसके अलावा मुंह के और पैर के छालों की सफाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या कुएं में डालने वाली जो लाल दवा आती है उससे अपन जो छालों के घाव बन गए हैं उसकी सफाई करते हैं। इस प्रकार उसका उपचार करते हैं। अब बात आती है कि बचाव। देखिए, एक सामान्य कहावत कही जाती है कि बचाव हमेशा उपचार से अच्छा होता है, इसलिए पशुपालकों को ये प्रयास करना चाहिए कि ये बीमारी ही ना हो। इसके लिए पशु का टीकाकरण हमें करवाना चाहिए। पशु का टीकाकरण वर्ष में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर कराना चाहिए। चूँकि बीमारी सर्दी में फैलती है इसलिए इसका पहली बार टीकाकरण अगस्त सितंबर के महीने में करवा लें और दूसरी बार टीकाकरण ठीक 6 महीने बाद फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में अपन करा लें। इस प्रकार 6-6 माह के अंतराल पर यदि वर्ष में 2 बार अपन टीकाकरण करा लेंगे तो निश्चित ही रूप से इससे अपने को पशु को साल भर तक बचाए रख सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा दुधारू पशुओं में दूसरी बीमारी जो देखने को मिलती है वो है HS बीमारी। तो इस बीमारी की पहचान के लक्षण क्या है, इसका उपचार कैसे करना है तथा इसके बचाव के लिए टीका कब लगवाना है, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी जो पशु में हो सकती है वो HS होती है। उसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं और इस बीमारी में 2 साल से कम उम्र तक के पशु सामान्यतः प्रभावित होते हैं और बड़ी उम्र के पशुओं में ये बीमारी सामान्यतः नहीं होती। जहाँ तक लक्षणों की बात करें, पशु को बहुत तेज बुखार आता है, लगभग 104 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार पहुँच जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य लक्षणों की बात करें तो मुँह से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, आँख से पानी बहता है। कई बार पशु को दस्त भी लग जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अगर पशु चिकित्सक द्वारा ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु हो जाती है। अब ये इस बीमारी के सामान्य लक्षणों का उपचार की बात करें तो 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है लगातार, और इस प्रकार से अगर हम पशु को ट्रीटमेंट देते हैं या उपचार कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पशु बच जाता है। अब इस बीमारी के बचाव की अगर बात करें तो बचाव के लिए इस बीमारी में अपन वर्षा पूर्व टीकाकरण कराते हैं। मतलब बरसात आने से लगभग 1-2 हफ्ते पहले इसका टीकाकरण ठंडे समय में मतलब सुबह या शाम में कराते हैं। तो इस टीके को लगवाने के पश्चात हमारा पशु लगभग 1 वर्ष तक इस बीमारी से ग्रसित नहीं होता। अतः वर्षा पूर्व टीकाकरण के समय जब पशु चिकित्सा विभाग द्वारा अभियान चला के टीकाकरण किया जाता है उस समय टीकाकरण इस बीमारी के प्रति करवा लें तो साल भर अपने पशु को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरह इन दुधारू पशुओं में एक और बीमारी देखने को मिलती है, वे है BQ बीमारी। तो इस बीमारी की पहचान के लक्षण कौन कौन से हैं और इसका उपचार किस तरह से करना है तथा इसके बचाव के लिए टीका कब लगवाना है, आइए आपको बताते हैं।
इसके अलावा एक ब्लैक क्वार्टर या एक टंगिया बुखार बोलते हैं, वो बीमारी और पशुओं में होती है। वो बीमारी भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इस बीमारी में ऐसे पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनके शरीर के पीछे के पैर भारी होते हैं। पीछे के पैर भारी से मतलब ऐसे पशु जिनके शरीर के पीछे के पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, मतलब हष्ट-पुष्ट होते हैं या मोटे ताजे कह लें आप लोग देसी भाषा में। सामान्यतः अच्छी मजबूत कदकाठी वाली भैंस, गाय और बैलों में ये सामान्य बैल, पड़ा, सांड, इन सब में बीमारी सामान्यतः तेजी से फैलती है। इस बीमारी में लक्षणों की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि पशुओं को चोट लग जाती है और चोट के थोड़े बहुत घाव शरीर की बाहरी सतह पर रहते हैं, तो ये बीमारी के जो बैक्टीरिया उस घाव में प्रवेश कर जाते हैं और जो मांस रहता है उसको खाने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैर की पीछे के पैर की विशेषकर मांसपेशियों में वो गैस टाइप की भरी हुई प्रतीत होती है और इसको अगर अपन दबा के ऊपर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि मांसपेशियों में हवा भरी हुई है। क्रिपिटेटिंग एक साउंड आती है अगर उसको दबा के अपन हाथ से देखें, तो उस परिस्थिति में हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि ये ब्लैक क्वार्टर बीमारी है। इस बीमारी के जहाँ तक उपचार की बात करें, अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ जाए तो इसका उपचार हो जाता है, लेकिन सामान्यतः ये पकड़ में नहीं आती प्रारंभिक अवस्था में और काफ़ी देर हो जाती। उस समय सिर्फ पशु के पैर को काटना ही एक उपचार होता है और कटे हुए पैर का पशु आर्थिक रूप से किसी हमारे काम का नहीं होता। इसीलिए इस बीमारी से भी अपने को बचाव का तरीका अपनाना चाहिए। बचाव के लिए ब्लैक क्वार्टर या बीक्यू बीमारी का टीकाकरण बरसात से पहले ही कराया जाता है और इसके टीके की क्षमता लगभग 1 वर्ष तक होती है। मतलब बरसात से पहले लगवा लिया तो 1 साल तक बरसात से पहले तक ही अपने को इससे सुरक्षा मिल जाती है और अगली बार पुनः बरसात से पहले लगवा लें तो इस प्रकार हम इस बीमारी से अपने पशु को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रामपुर इलाहाबाद के कृषक धनवीर वर्मा ने। यह परवल की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो धनवीर वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी के समय में बहुत से कीट एवं रोग उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे कि लाल भृंग, रेड बीटल, ये परवल में पत्ती बनने के समय आक्रमण करता है और पत्तियों को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए नए पौधे के पत्ते पर राख में किरासन तेल मिला करके सुबह में भुरकाव करें। इसके अलावा यदि रसायन का इस्तेमाल करना है तो क्विनालफास 1.5% धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पौधे पर भुरकाव करें। इसके अलावा फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, यह भी परवल के मुलायम फलों के त्वचा के अंदर मादा कीट अंडा देता है। अंडा से कीट के पिल्लू निकलकर फलों के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे कि बाद में फल सड़ जाता है। इसके प्रबंधन हेतु सबसे पहले जो आक्रांत फल हैं उनको चूनकर नष्ट कर दें। इसके अलावा मालाथियन 50% EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी करें। किसान भाइयों, इन कीटों के अलावा परवल की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जिसमें भभूतिया रोग प्रमुख है। इस रोग के कारण फसल को काफी नुकसान भी होता है। तो भभूतिया रोग की पहचान के लिए परवल की फसल में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं तथा इसकी रोकथाम कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे सफेद धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में विकराल रूप लेते हैं और सफेद चूर्ण बन जाते हैं। आक्रांत पत्तियां सूख जाती हैं, पौधे का बढ़वार रुक जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो खेत को साफ सुथरा रखना होगा, खरपतवार से मुक्त रखना होगा और खड़ी फसल पर आपको कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से आपको पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग से छुटकारा मिलेगी। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि पत्तियों की निचली सतह पर बैगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो ऊपरी सतह पर पीले नजर आते हैं और इस धब्बे के ठीक नीचे सफेद फफूंद के जाल नुमा बन जाते हैं।
पत्तियां सूख जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि परवल की सघन खेती नहीं करें, खेत को स्वच्छ रखें, स्वच्छता के लिए फसल के अवशेषों को नष्ट कर दे। इसके अलावा मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा तना एवं फल सड़न, यह भी बीमारी परवल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तना एवं फल पर नीले गहरे हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे फल को बढ़ाकर सड़ा देते हैं। सड़े फलों से गंध आने लगती है। जो फल जमीन से सटे होते हैं उसमें इस रोग से ज़्यादा नुकसान होता है, वे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सड़े हुए फलों पर रुई जैसा कवक भी दिखाई देने लगता है। इसके प्रबंधन हेतु फलों को जमीन के संपर्क में नहीं आने दें तथा मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आपका फसल कीट एवं रोग से सुरक्षित रहेगा और जब ये सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज, क्वालिटेटिव उपज मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आमुची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल है anndaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की सफल खेती कर रहे एक किसान से मुलाकात। आंवले के उत्पाद बनाकर कैसे कमाएं अच्छी आमदनी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।